पिछले पार्ट में हमने देखा जेफरी एप्स्टेन का केस एक आदमी का क्राइम नहीं था बल्कि एक पूरे सिस्टम की फेलियर स्टोरी थी। आज हम ये समझेंगे सिस्टम फेल कैसे हुआ, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मिसिंग है और रिपोर्ट्स में जो लिखा गया उसके बीच जो खामोशी है वो क्या बताती है, और अब तक जो बड़े नाम सामने आए हैं उनमें से कौन कौन सच में इसमें शामिल है। और हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पर आज का ये वीडियो हम बताने वाले हैं। चलिए सीधा टाइमलाइन पर आते हैं। 2005 फ्लोरिडा में पहली कंप्लेंट, 2006 और 7 लोकल पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है, 2008 कॉन्ट्रोवर्शियल प्ली डील, 2019 एप्स्टेन का री अरेस्ट, 2019 जेल के अंदर मौत। इस टाइमलाइन में एक चीज कॉमन है, हर क्रिटिकल पॉइंट्स पर डिसीजन डिले हुआ। अब सबसे पहले एक नाम आता है, अलेक्जेंडर एकोस्टा। अब हम समझेंगे अलेक्जेंडर एकोस्टा का रोल। एकोस्टा एक अमेरिकन लॉयर थे और 2005 और 2009 के बीच यूएस अटॉर्नी फॉर द साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्लोरिडा है, मतलब फेडरल क्राइम प्रोसिक्यूट। उनका जेफरी एप्स्टेन से डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन नहीं था, वो ना तो उसके फ्रेंड थे ना पार्टनर थे। उनका कनेक्शन सिर्फ 2008 के एप्स्टेन केस में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के रूप में था। बाद में वही एकोस्टा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में लेबर सेक्रेटरी बने। यही कंट्रोवर्सी होती है और सवाल उठते हैं, क्या यह सिर्फ लीगल जजमेंट था या पावर के सामने कॉम्प्रोमाइज। आपको यह सवाल आया होगा 2008 की जो प्ली डील एक्चुअली था क्या। एप्स्टेन पर फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस नहीं लगे, उसे सिर्फ स्टेट लेवल पनिशमेंट दी गई। पोटेंशियल को करस्पॉन्डर्स को भी इम्यूनिटी मिल गई और सबसे इंपॉर्टेंट विक्टिम को प्ली डील के बारे में बताया ही नहीं गया। ये डील नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट एनपीए के नाम से जानी गई। बाद में कोर्ट ने कहा कि इसमें विक्टिम राइट्स एक्ट्स का उल्लंघन हुआ। अब आपको सवाल आया होगा, ये विक्टिम राइट्स एक्ट क्या है। लॉ क्लियर कहता है विक्टिम्स को हर मेजर डिसीजन में इन्फॉर्म करना जरूरी है। इस केस में यह नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट ने कहा प्रोसेस लीगली फॉलोड था। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्राइम से ज्यादा जस्टिस सिस्टम फेलियर दिखाता है। अब एक और सवाल, विक्टिम्स के बयान असल में क्या बताया गया। विक्टिम के स्टेटमेंट एक पैटर्न दिखाते हैं, यंग गर्ल्स को ग्रूमिंग, पैसा, गिफ्ट्स और इन्फ्लुएंस, पावर इम्बैलेंस। लेकिन कई एफिडेविट सील्ड या फिर रिडेक्टेड है। इसका मतलब जो पब्लिक को दिखाया जा रहा है शायद पूरी तस्वीर नहीं है। अब आते हैं एक ऐसे नाम पर जिसने यह सब सेट किया। जेफरी एप्स्टेन अकेला नहीं था, गिहिसलैन मैक्सवेल उस सिस्टम का सेकंड पिलर थी, एक ऐसी शख्स जो ट्रस्ट और पावर के बीच का ब्रिज बन गई और इसी वजह से वो कोर्ट में कन्विक्टेड हुई। गिहिसलैन मैक्सवेल असल में कौन थी? पूरा नाम गिहिसलैन नोएल मैक्सवेल, नेशनलिटी उसकी ब्रिटिश अमेरिकन और उसका प्रोफेशन था सोशलिस्ट। अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि जेफरी एप्स्टेन से उसका रिलेशन क्या था। क्लियर डिस्टिंक्शन, मैक्सवेल एप्स्टेन की बिजनेस पार्टनर ऑफिशियल नहीं थी, पर विक्टिम्स के बयान के मुताबिक रिक्रूटमेंट्स, ग्रूमिंग और कोऑर्डिनेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व थी, इसलिए कोर्ट ने उसे को करस्पॉन्डर्स माना। मैक्सवेल का एग्जैक्ट रोल क्या था वो फेडरल कोर्ट में प्रूवन हुआ कि मैक्सवेल ने माइनर गर्ल को आइडेंटिफाई किया, उन्हें एप्स्टेन के लिए प्रिपेयर, ग्रूम किया, ट्रैवल और एक्सेस फैसिलिटीज किया, विक्टिम को प्रेशर और कंट्रोल में रखा। ये बातें रूमर्स नहीं, विटनेस टेस्टिमनी प्लस एविडेंस से प्रूवन हुई है। विक्टिम्स ने बताया पार्टीज और प्राइवेट सेटिंग में मैक्सवेल इंट्रोडक्शन और ट्रस्ट बिल्डिंग करती थी। कौन सेफ है कौन नहीं ये डिसाइड करने में मैक्सवेल का रोल था, इसलिए उसे गेटकीपर कहा गया। मैक्सवेल का केस 2020 में उसको अरेस्ट किया, 21 में फेडरल ट्रायल और 2022 में कन्विक्टेड ऑन मल्टीपल काउंट्स, सेंटेंस और 20 साल की जेल। एप्स्टेन की केस का सिर्फ दूसरा नाम है जो कोर्ट वर्डिक्ट के साथ गिल्टी प्रूवन हुआ।
सोचिए, पैटर्न हमेशा एक जैसा था। ज्यादातर विक्टिम 14 से 17 साल की लड़कियां, मोस्टली मिडिल या फिर लोअर इनकम बैकग्राउंड से। फ्लोरिडा का पाम बीच, न्यूयॉर्क और वर्जिन आइलैंड में उन्हें टारगेट किया जाता। उन्हें बोला जाता एक रिच बिजनेसमैन है, सिर्फ मैसेज करना है, 1 घंटे के $200 से $300 मिलेंगे। ये पैसा इंटरनेशनली हाई रखा जाता ताकि फाइनेंशियली उन्हें कुछ भी रिफ्यूज ना करे। पहली विजिट में बाउंड्रीज धीरे धीरे तोड़ी जा। सर्वाइवर्स के स्टेटमेंट के मुताबिक मैसेज का लेबल दिया जाता, लेकिन इप्स्टेन पूरे कपड़े में नहीं होता और सेक्सुअल एक्ट्स को नॉर्मल दिखाया जाता। अगर लड़की अनकंफर्टेबल होती तो गिल्ट और प्रेशर का साइकोलॉजिकल टूल यूज होता। यहां कंटेस्ट एग्रीमेंट लीगली इनवैलिड है क्योंकि विक्टिम्स माइनर थी और पैसा पावर का मिसयूज हो रहा था। यानी जो दिखाया गया वो एक्सप्लोनेशन और ग्रूमिंग का सिस्टमैटिक पैटर्न था। और ये सिर्फ रूमर्स नहीं है, कोर्ट स्टेटमेंट और एफिडेविट में डॉक्यूमेंटेड है। सोशल मीडिया पर आज तक इमेज बना दी गई है कि जैसे जेफरी एप्स्टेन की हर पार्टी एक हॉलीवुड मूवी का क्राइम सीन हो। लेकिन जब हम कोर्ट रिकॉर्ड्स और FBI के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट निकल कर आती है। लॉ के हिसाब से एक बेसिक डिफरेंस होता है, किसी जगह मौजूद होना और किसी जुर्म में एक्टिवली शामिल होना। सिर्फ इतना कि कोई पार्टी में था, ये क्राइम प्रूव करने के लिए काफी नहीं होता। और यही पॉइंट अक्सर मिस हो जाता है। कंटेस्ट को बिना प्रूफ के एक्यूजिशन बनाया दिया जाता। अगर इसको क्लियरली समझे तो फैक्ट को इमोशन से अलग रखे, क्योंकि जब हम एविडेंस से बिना कंक्लूजन्स बताते हैं तो सच सबसे पहले डिस्टॉर्ट होता है। अगर हम एक नॉर्मल हेज फंड को देखें तो उसका स्ट्रक्चर काफी क्लियर होता है। इन्वेस्टर्स कौन है, पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है और रिटर्न कैसे जनरेट होते हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है। लेकिन जेफरी एप्स्टेन का मॉडल यहीं पर अलग दिखाता है। कोर्ट फीलिंग और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसके क्लाइंट्स के नाम लार्जली अननोन रहे। ना कोई पब्लिक इन्वेस्टर लिस्ट, ना ही एक क्लियर रिपीटेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। और यही से एक सवाल खड़ा होता है, क्या एप्स्टेन का बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए था, या फिर यह एक ऐसा नेटवर्क था जहां पैसा सिर्फ एंट्री फी था और असली वैल्यू थी एक्सेस जो पावरफुल लोगों तक, इलाइट सर्कल तक और डिसीजन मेकिंग रूम्स तक। डॉक्यूमेंट्स भी इसी डायरेक्शन में इशारा करते हैं। लेकिन पूरी कहानी आज भी पब्लिक के सामने नहीं है, इसलिए यहां भी एक लाइन क्लियर रखनी चाहिए। सस्पेंशन और प्रूफ के बीच गैप अभी फिल नहीं हुआ है, और जब तक एविडेंस कंप्लीट नहीं होता, सवाल पूछना सही है लेकिन वर्डिक्ट देना सही नहीं। अब हम उस जगह पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हुआ है। जेफरी एप्स्टेन केस में जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक है वो हमें क्या दिखाते, लेकिन जो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं है वो बताते हैं कि क्यों हुआ। सबसे बड़ी मिसिंग चीजें ये हैं। 2008 के प्ली डील के वक्त डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इंटरनल ईमेल्स, जिसमें प्रोसिक्यूटर के बीच डिस्कशन हुई होगी, प्ले डील की फुल रिपोर्ट्स, हिस्ट्री, किसने कौन सा कॉजेस सजेस्ट किया और कौन से ऑप्शंस को रिजेक्ट किए गए, और एजेंसीज के बीच की कंप्लीट कोऑर्डिनेशन नोट्स, जो ये क्लियर कर सकती है कि डिसीजन मेकिंग का रियल चेन क्या था। ये डॉक्यूमेंट्स आज भी पब्लिक डोमेन में नहीं है, और इसी वजह से फोकस इंडिविजुअल्स पर नहीं बल्कि सिस्टम पर जाना चाहिए। जब रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट होते हैं तो अकाउंटेबिलिटी ब्लर हो जाती है, और जब अकाउंटेबिलिटी ब्लर हो जाती है तो जस्टिस सिर्फ कोर्ट रूम में नहीं पब्लिक ट्रस्ट में भी फेल हो जाता है। अब हम बात करते हैं एप्स्टीन केस के सबसे सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल हिस्सा, जेल के अंदर हुई उसकी मौत। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इंस्पेक्टर जनरल की डिटेल्ड रिपोर्ट इस पॉइंट पर काफी क्लियर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल गार्ड्स ने अपनी ड्यूटी के प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए थे, शेड्यूल चेक्स मिस की गई, और सर्विलियंस कैमरास उस वक्त फिक्शनल नहीं थे। यानी सिस्टम लेवल निग्लिजेंस डॉक्यूमेंटेड है।
लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल डिस्टिंक्शन आता है। इंस्पेक्टर जनरल ने यह भी कहा कि किसी थर्ड पार्टी मर्डर का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। निग्लिजेंस और करस्पॉन्सी अलग चीजें होती है। निग्लिजेंस का मतलब होता है सिस्टम फेल हुआ। मर्डर का क्लाइम तब होता है जब उसके सपोर्ट में वेरीफाइड प्रूफ हो। जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक इन बातों को फैक्ट बनाना सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता है, जस्टिस नहीं। इसलिए इस केस में डॉक्यूमेंट्स जो कहते हैं वही माना जाता है, फैक्ट्स को, रूमर्स को बिल्कुल भी नहीं। इप्स्टेन केस में एक अलग एंगल बार बार सरफेस पर आता है। क्या इप्स्टेन किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता था? यह क्लाइम इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज और मीडिया डिस्कशंस में जरूर आया, लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखते हैं तो पिक्चर काफी अलग नजर आती। अब तक कोई डिसक्लासिफाइड इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में नहीं है। कोई वेरीफाइड फाइनेंशियल ट्रायल्स नहीं मिलता जो डायरेक्टली किसी एजेंसी के इप्स्टेन को लिंक करे, और ना ही किसी कोर्ट ने इस क्लाइम को फैक्चुअल माना है। अलेक्जेंडर एकोस्टा ने एक बार यह कहा था कि उन्हें इप्स्टीन के इंटेलिजेंस लिंक्स के बारे में बताया गया, लेकिन इस स्टेटमेंट को डीओजी ने वेरीफाई नहीं किया और कोर्ट ने इसे लीगल जस्टिफिकेशन के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए आज की डेट में इंटेलिजेंस एंगल को अनवेरिफाइड एक्सप्लेनेशन माना जाता है, ना कि एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ। और जब तक एविडेंस पब्लिक ना हो, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का रूल यही होता है कि ऐसी गलत बातों को मत फैलाओ और फैक्ट्स के लेवल पर ही बात रखो। अब आते हैं इसके एक असली मुद्दे पे। डॉक्यूमेंट्स में नाम आना क्राइम प्रूफ नहीं होता। इप्स्टेन की फाइल्स में जो थाउजेंड पेजेस है वो ईमेल्स है, कैलेंडर, फ्लाइट लॉग्स, मीडिया आर्टिकल्स, टिप्स और अनवेरिफाइड क्लाइम्स का कलेक्शन है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, प्रिंस एंड्रो, बिल क्लिंटन जैसे नाम कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस के रूप में दिखते हैं। ट्रैवल प्लानिंग, सोशल मीटिंग्स या थर्ड पार्टी डिस्कशंस के थ्रू। डीओजी और कोर्ट्स ने रिपीटेडली कहा है कि वेरीफाइड क्रिमिनल्स रोल का प्रूफ सिर्फ इप्स्टेन और मैक्सवेल के अगेंस्ट मिला। बाकी सब के केसेस में ये एविडेंस इनसफिशिएंट था। फिर भी डॉक्यूमेंट सिर्फ मेंशन तक सीमित रहे या डिस्टिंक्शन को इग्नोर करना ही सबसे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन होती है। रिकॉर्ड्स पब्लिक हो सकते हैं पर जस्टिस प्रूफ पर ही चलता है। अब हमको सबसे पहले ग्राउंड रूल समझना जरूरी है। इप्स्टेन फाइल में क्रिमिनल वर्डिक्ट नहीं बल्कि रॉ डॉक्यूमेंट्स डंप है। इन फाइल में ईमेल्स, फॉरवर्डेड आर्टिकल्स, गेस्ट लिस्ट, इवेंट प्लानिंग नोट्स और थर्ड पार्टी करस्पॉन्डेंस शामिल है। ये सब वेरीफाइड हुए हैं कि एविडेंस ही नहीं है। और इसमें इंडिया के नाम आते हैं दीपक चोपड़ा, अनिल अंबानी, अनुराग कश्यप, नंदिता दास, मीरा नायर, नरेंद्र मोदी और हरदीप सिंह पुरी जैसे इंडियन नेम्स अपीयर हुए। लेकिन हर केस में एक पैटर्न एक ही है, नाम सिर्फ रेफरेंस के रूप में है, ना किसी क्राइम के प्रूफ में। दीपक चोपड़ा का नाम ईमेल्स में वेलनेस प्रोजेक्ट्स और पब्लिक एलिजेंस के कॉन्टेस्ट में आता है। कोई इलीगल एक्टिविटी का एविडेंस बिल्कुल भी नहीं है। अनिल अंबानी का मेंशन जियोपॉलिटिकल और बिजनेस रिलेटेड ईमेल्स में आता है। इंडिया इसराइल रिलेशन और विजिट्स के कॉन्टेंट्स में क्राइम का कोई लिंक नहीं है। अनुराग कश्यप, नंदिता दास और मीरा नायर जैसे क्रिएटिव के नेम इवेंट लिस्ट के प्रोपोज्ड में गैदरिंग में दिखे, जिसमें ना मीटिंग्स है ना रॉन्ग डूइंग। पीएम नरेंद्र मोदी का रेफरेंस सिर्फ 2017 इसराइल विजिट पर बेस्ड फॉरवर्डेड न्यूज आर्टिकल्स में। एमईए ने क्लियरली कहा है कि कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, कोई मीटिंग्स, कोई लिंक्स नहीं। हरदीप सिंह पुरी ने मेंशंस भी प्रोफेशनल डिप्लोमेटिक डिस्कशन तक सीमित है। यह सबसे बड़ी डेंजरस चीज यह होती है कि नेम शेमिंग बाय एसोसिएशन, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में नेम आना क्राइम प्रूफ नहीं होता। कोर्ट ने सिर्फ जेफरी इप्स्टेन और मैक्सवेल को गिल्टी माना है, बाकी सब केसेस, चार्जेस या फिर कन्विक्शंस जीरो है। इसलिए अगर हम बिना कंटेंट्स के इस नेम को सर्कुलेशन करते हैं तो हम जस्टिस नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन को वायरल कर रहे हैं। और यही बात हम रिस्पॉन्सिबल डॉक्यूमेंट्री और एनालिसिस के कोर होनी चाहिए।
ये केस सिर्फ जेफरी इप्स्टन के क्राइम्स तक सीमित नहीं था, ये एक बड़ा सवाल उठाता है पावर का मिसयूज, इन्वेस्टिगेशंस में डिले और इंस्टीट्यूशनल साइलेंस पर। जब तक एक एक्यूज्ड सालों तक सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाता है, जब वार्निंग, कंप्लेंट्स और रेड फ्लैग के बावजूद एक्शन नहीं लिया जाता, तो प्रॉब्लम एक आदमी की नहीं रहती, प्रॉब्लम पूरे सिस्टम की बन जाती। और जब लॉ पावरफुल लोगों के सामने स्लो सिलेक्टिव हो जाता है, तो नुकसान सिर्फ विक्टिम का नहीं होता, भरोसा टूटता है जस्टिस सिस्टम पर और सोसाइटी पर भी।